हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, एबीटी के लिए हम लोगों ने हिंदी का 5 चैप्टर क्लियर कर रखा है। यानी लाइक है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, लिंग, वचन और कारक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है, ठीक है। यहाँ पे टोटल चैप्टर से प्रैक्टिस सेट लिया गया है। यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कहने के लिए 25 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नियर अबाउट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है आपको 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको यहाँ से जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर और पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पिक आउट करना है कि अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो पहला शब्द दिया है कि आरक्त, दूसरा दिया है विरक्त, और तीसरा ऑप्शन दिया है निरक्त, और चौथा ऑप्शन दिया आसक्त। तो यहाँ पे अनुरक्त का विलोम शब्द जो हो जाएगा विरक्त हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द जो हैं तत्सम है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, यहाँ पे सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि संस्कृत भाषा में यूज होते हैं, ठीक है। और तद्भव क्या होते हैं, हिंदी भाषा में यूज होते हैं। बस सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, यहाँ पे जो है तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो पहले उपसर्ग और प्रत्यय समझ लेते हैं। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं पहले यूज होते हैं किसी शब्द के, प्रत्यय जो होते हैं किसी शब्द के बाद में यूज होते हैं, यानी अंत में यूज होते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी वर्ड हो, उसके बाद वहाँ से उसको 2 खंडों में विभाजित कीजिए। अगर दोनों वर्ड जो है वहाँ विभाजित होने के बाद उसके सही अर्थ निकलते हैं तो वह उपसर्ग सही होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहला लेते हैं, तो इनमें से कह रहा है कि कु उपसर्ग नहीं है। तो कुरूप में अगर आप इसको अलग करेंगे, कु को अलग कर देंगे और उसके बाद रूप को अलग कर देंगे, तो देखिए एक ओरिजिनल शब्द बन गया, ठीक है। कि रूप एक अलग शब्द बन गया, ठीक है, सार्थक शब्द बन गया, जिसको कह सकते हैं सार्थक शब्द बन गया, और कु इसके पहले उपसर्ग लग गया, ठीक है। तो यह एक सार्थक शब्द बन गया। सी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो उसी प्रकार जो है कुकर्म है, तो यानी कर्म के आगे अगर कु उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो यह जो है कुकर्म बन गया। तो कर्म यहाँ पे एक सार्थक शब्द है। यहाँ पे अगर चौथा ऑप्शन लेंगे कुचाल, तो चाल एक सार्थक शब्द है, इसके आगे कु जोड़ दिया तो यह जो है उपसर्ग बन गया, ठीक है, यानी कुचाल हो गया। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है, तो सल नाम से कोई शब्द नहीं होता है, इसके वजह से यह उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशल। कुशल जो में कोई उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो अभी हमने बताया कि उपसर्ग का प्रयोग जो है, उपसर्ग का प्रयोग जो होता है किसी शब्द के पहले होता है, लेकिन प्रत्यय शब्द का उपयोग जो होता है, प्रयोग होता है किसी शब्द के अंत में होता है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि इन प्रत्यय का प्रयोग जो है किस शब्द में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि पुजारिन में ही केवल इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पुजारिन, तो यहाँ पे लास्ट में इन शब्द जुड़ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्योंकि उपसर्ग पहले प्रयोग होता है किसी शब्द के, और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में प्रयोग होता है। तो पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें पहला पद जो है संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। यानी समास यहाँ से पूछ रहा है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह का विशेष बोध कराए उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। जैसे चौराहा हो गया, ठीक है, चौराहा में पहला वर्ड क्या है, संख्यावाची है, तो इसके वजह से यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास इनमें से कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे द्वंद्व समास को पहचानना है। देखिए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं।
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कहने का में जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं या द्वंद्व समास में आते हैं। तो यहाँ इस टाइप का वर्ड केवल एक है, ऑप्शन नंबर सी, नर नारी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप जो है फुल होने वाला है, इसकी वजह से आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है जल्दी से ज्वाइन कर लें, अन्यथा जो है व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? तो शहरी, नगरवधु, नौकर, नागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नगर में जो रहते हैं उनको नागर कहा जाता है। ठीक है, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा पहचानना कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे समस्त जातियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लकड़ी जो होती है, लकड़ी जैसे समस्त जातियों का, यहाँ पे ये स्पेशली लकड़ी की बात नहीं कर रहा है कि चंदन की लकड़ी की, किसकी लकड़ी की, आम की लकड़ी, इसकी बात नहीं कर रहा है, केवल लकड़ी की बात किया है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि समस्त जातियों का बोध करवा रहा है। अगला आते हैं, बोल रहा है पुस्तक। देखिए, पुस्तक में क्या है, स्पेशल किसी पुस्तक के बारे में नहीं बोल रहा है। ठीक है, समस्त पुस्तकों के बारे में बोल रहा है, इसलिए यह भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता है रामायण, कुरान, हिंदी, ये सब अगर बोलता तो यहाँ पे स्पेशली किसी पुस्तक को बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समस्त जातियों का बोध करवा रहा है। जबकि लोहा से भी क्या हो रहा है, समस्त लोहे का बोध हो रहा है। बल्कि केशव जो यहाँ पे शेषव दिया है, शेषव से समस्त जातियों का बोध नहीं हो रहा है, इसके वजह से यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो 8th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? यहाँ पे पूछ रहा है किस वाक्य में संप्रदान कारक है। देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 के जो चिन्ह होते हैं वह याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। ठीक है, ABT के एग्जाम में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव होने के बोध में, और उसके बाद अधिकरण में भीतर पर। ठीक है, संबोधन हे हो अरे। तो इस टाइप से आप याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है संप्रदान कारक जो है इनमें से कौन सा है। देखिए, संप्रदान कारक में क्या होता है, किसी को कोई चीज़ प्रदान की जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि मेरा घर स्टेशन बहुत दूर है, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है कि राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे प्रदान करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कौन सा है। देखिए, हमने सर्वनाम भी पढ़ा दिया है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया। ठीक है, पहले हमने थियरी बेसिस को पहले कंसेप्ट को क्लियर किया, उसके बाद वहाँ पे 40 क्वेश्चन, नियर अबाउट 40+ क्वेश्चन हमने करवाया था। ठीक है, तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है, ABT के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हिंदी। ठीक है, वहाँ पर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यहाँ पे कौन सा है? तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? यहाँ पे सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक क्रिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो देखिए, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, नहीं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है यानी कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है, राइट। और बाकी उसके बाद जो चीज़ें बची होती हैं वह प्रेडिकेट में काउंट होती हैं। तो यहाँ पे मोहन जो हो गया, मोहन यहाँ पे उद्देश्य हो गया, यानी सब्जेक्ट ही उद्देश्य कहलाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे पूछता कि विधेय क्या है तो बाजार जा रहा है, यहाँ पे विधेय हो जाता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मिश्रित वाक्य है। यहाँ पे मिश्रित वाक्य पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे मिश्रित वाक्य है। देखिए जो मिश्रित वाक्य होता है इनकी पहचान कैसे करते हैं। यहाँ पे कि, परंतु, लेकिन ये सब शब्द जो यूज होते हैं, ठीक है, किसी वाक्य में, तो वह मिश्रित वाक्य में काउंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे की वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ठीक है, इसका हम बिल्कुल डिटेल में ट्रिक लाएंगे, ठीक है, कि मिश्रित वाक्य कौन सा होता है, सरल वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य कौन सा होता है। तो मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो यहाँ पे की वर्ड जो डिनोट कर रहा है वह किसको डिनोट कर रहा है, मिश्रित वाक्य को डिनोट कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कथन को उद्धृत करते समय जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यह अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पे अगर कुछ कथन कहना है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पहले डबल कामा में रहता है, उसके बाद फिर यहाँ से इस वाक्य को इस प्रकार यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं उद्धृत करना, तो इसे अवतरण चिन्ह से कहते हैं, ठीक है, अवतरण चिन्ह। तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे दिया है पहला, जो पत्र आज आया कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए कामा और उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का ही मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पत्र आज आया है, तो यहाँ पे एक वाक्य हो गया, इसके वजह से यहाँ पे एक कामा लगा दिया गया, ठीक है। कहाँ है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बिल्कुल पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पत्र आज आया है वह कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, शेर को सामने देखकर इस वाक्य में मुहावरे को पूर्ण करने वाला कौन सा जो है यहाँ पे सही होगा। तो शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्राण सूख गए, यानी शेर को सामने देखकर मेरे प्राण जो है क्या हो गए, सूख गए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही मुहावरा कौन सा है, इनमें से छांटना है कि कौन सा यहाँ पे मुहावरा है। तो आंखों में धूल झोंकना जो होता है सबसे सही मुहावरा है, सबसे सटीक मुहावरा है, ठीक है, आंखों में धूल झोंकना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है, यानी हाथ में ना आना का मीन्स क्या हो गया कि पकड़ में ना आना, ठीक है, क्या आना, पकड़ में नहीं आना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हाथ में ना आने का मीन्स हो गया कि पकड़ में ना आना। अगला क्वेश्चन है कि सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है। देखिए सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकारी हो जाना, ठीक है, अपने में नहीं रहना। इसका मीन्स ये भी होता है कि अपने में नहीं रहना। सिर फिर जाना के मीन्स हो गया अहंकारी हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पहचाना कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। देखिए हिंदी वर्णमाला जब चैप्टर क्लियर करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें सब बताई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या 41 होती है, ठीक है। टोटल वर्ड की बात करें तो टोटल वर्ड 52 होते हैं। इनमें से जो स्वर को अगर देखें तो स्वर को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया, एक होता है हर्ष स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। इसी प्रकार व्यंजन भी होते हैं, तो व्यंजन जब वहाँ पे पढ़ाएंगे वर्णमाला तो यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए पहला जो है टा ठ ड ढ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके मूर्धन्य व्यंजन में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, मूर्धन्य व्यंजन में। तो पहला वाला तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है तालव्य व्यंजन च छ ज झ इया, ठीक है। तो ये जो च छ ज झ इया वाला होता है ये तालव्य व्यंजन में आता है, राइट। और जो ता था दा धा दिया है ये आपका आता है दंत व्यंजन में, ठीक है। किस में आता है, दंत व्यंजन में। अगला है पा फा बा भा, तो यहाँ पे जो पा फा बा भा है ओष्ठ व्यंजन में आता है, ठीक है। ये सब क्या आते हैं, ओष्ठ व्यंजन में आते हैं।
तो ऐसे ये भी पूछ लेता है कि फा जो है किस व्यंजन में आता है, तो यह ओष्ठ व्यंजन में आता है। तो यहाँ से हमारा फाइनली क्वेश्चन था कि तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो चा छ ज झ इया जो है ये तालव्य व्यंजन में आता है। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लुंठित स्वर कौन से होते हैं, लुंठित वर्ड कौन से होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में अ स्वर नहीं है। ठीक है, इनमें से पिक आउट करना है कि छांटना है कि इनमें से अ स्वर नहीं है। तो यहाँ पे वैदिक दिया है, देखिए वैदिक में अ लगा है, ठीक है वै, तो ठीक है वैदिक में अ लगा है, पैतृक में अ लगा है और ऐक्य में अ लगा है, लेकिन स्नेह में ए लगा है। ठीक है, स्नेह में अ नहीं लगा है, ए लगा है, इसके वजह से इसमें जो है अ स्वर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्यास शब्द जो है इसका पूर्ण विच्छेद करिए। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में यह चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में नियर अबाउट जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या होता है, देखिए प्यास जो लिखा है, प्यास में आधा पा है। ठीक है, अगर जो हिंदी टाइपिंग सीखता होगा उसके लिए यहाँ पे लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे पा जो है आधा वर्ड यूज हुआ है, और जो यहाँ पे हलंत लगा रहता है इसका मीन्स ही होता है कि आधा वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पा जो है आधा वर्ड यूज है, इसकी वजह से यहाँ पे पा सभी में है। ठीक है, या में आधा है, उसके बाद यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा है। ठीक है, प्या में बड़ा आ का मात्रा है, इसकी वजह से यहाँ पे आ लगाया है, और सा भी आधा है, इसके बाद यहाँ पे आ का मात्रा लगा दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्यास शब्द को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पे आपको पिक आउट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत प्लस चारण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि है, अगर बात करें संधि की, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि बहुवचन किसे कहते हैं। तो बहुवचन किसे कहते हैं, यह यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह था हिंदी का आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यहाँ से मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये एबीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।